हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप लोगों का आव्या क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज एन रेक्टिफायर। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में, ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में, और साथ ही बहुत सारे जो उसके पैरामीटर्स होता है उसको भी समझेंगे। साथ ही हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे और बहुत ही मजे में प्यार से इस वीडियो को पढ़ने वाले हैं। आपको ये वीडियो देखकर यदि आप अंत तक देखते हैं तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि आपने कुछ नया चीज सीखा है और बहुत ही कम समय में सीखा है। आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए एक एक करके हम लोग कंसेप्ट देखना शुरू करते हैं। और आप देख रहे हैं आव्या क्लासेस। आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और ये वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में हम आप क्या सीखने वाले हैं। ये सारे कंसेप्ट्स को आप सीखने वाले हैं। यदि आप इंटरेस्टेड इस चीज में है कि भाई मैं 1 घंटे का वीडियो नहीं देखूंगा, मुझे कुछ सीखना नहीं है, बल्कि मुझे जो भी कंसेप्ट एग्जाम में आते हैं बस उसका फॉर्मूला बता दीजिए, तो ये आपके पास में सारे फॉर्मूला है कि ये आपको हाफ वेव रेक्टिफायर का है और फुल वेव में 2 होते हैं, सेंटर टैप्ड होते हैं और ब्रिज रेक्टिफायर होते हैं। और जो पीक सेकेंडरी वोल्टेज क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, पीक लोड करंट क्या होता है, आरएमएस करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, रिपल फैक्टर क्या होता है, रेक्टिफायर इफिशियंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इन सारे का ये फॉर्मूला है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को देखिए। इस 1 घंटे के वीडियो में आप बहुत बहुत चीजें सीखेंगे और आपको रियली में लगेगा कि ये बिल्कुल वर्थ था देखना। यदि आप मेरे साथ इस पूरे वीडियो को देखकर कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो इसको कंटिन्यू कीजिए। अब ये रेक्टिफायर होता क्या है? रेक्टिफायर मतलब हुआ किसी चीज को शुद्ध करना, किसी चीज को क्लीन करना। आप जानते हो कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव वोल्टेज भी होते हैं। ये अल्टरनेटिंग करंट है। आपको यदि ये वोल्टेज एक्सिस है, मीन्स कि इसको 0 वोल्ट मानोगे तो इसके ऊपर में आपको पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, इसके नीचे में आपको निगेटिव वोल्टेज मिल रहा है। अब आपको सपोज करो कि ऐसा वोल्टेज चाहिए जो एक कांस्टेंट पॉजिटिव वोल्टेज दे रहा हो। आप इसको रेक्टिफाई कर दिए, रेक्टिफिकेशन कर दिए। सपोज करो 5 वोल्ट का मुझे चाहिए, तो इस केस में ये 5 वोल्ट का जो डीसी वोल्टेज है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ये अल्टरनेटिंग करंट की जगह, चेंजिंग की जगह आपको यदि कांस्टेंट करंट चाहिए तो यहाँ पर ये रेक्टिफिकेशन प्रोसेस का यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे डायोड एज ए रेक्टिफायर कैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करता है। आइए हम लोग एक करके कंसेप्ट समझना शुरू करते हैं। पहला है कि आइडियल केस ऑफ डायोड वर्किंग इन फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। देखो, आपको मालूम है कि कोई एक डायोड है। हालांकि फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग के बारे में मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। यदि ये डायोड है तो इसका ये पी साइड होता है और ये एन साइड होता है। और आपको मालूम है यदि पी साइड में एन साइड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाए, मीन्स कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाए और या फिर यहाँ पर निगेटिव, मीन्स कि पी साइड एन साइड के रिस्पेक्ट में यदि पॉजिटिव वोल्टेज होगा तो इससे करंट फ्लो होगा और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिसको मैं वीडी बोल रहा हूँ, वो 0.7 होता है। आइडियल केस सिनारियो में हम लोग इसको 0 के बराबर भी मान लेते हैं। मीन्स कि यदि कोई डायोड ऐसे रहे और इससे यदि एक पॉजिटिव बैटरी का टर्मिनल जोड़ दो, एक रेसिस्टेंस यहाँ पर R जोड़ दो, तो इसको आप इससे रिप्लेस कर सकते हो। देखो, मैं इसको रिप्लेस करके दिखा दे रहा हूं। इसको आप ऐसे करके रिप्लेस कर सकते हो R। ठीक है, ये आइडियल केस सिनारियो हो गया। जो एक्चुअल केस सिनारियो होता है उसको आप ऐसे बोलोगे कि यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉजिटिव, यहाँ पर एक निगेटिव टर्मिनल का लगा दो, 0.7 वोल्ट, ठीक है, का एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। हम लोग इस केस को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये सिलिकॉन के केस में 0.7 होता है, जर्मेनियम के केस में आप इसको 0.3 मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप 0.6 भी मान सकते हो या 0.7 मान सकते हो, 0.7 ही आइडियली मान लेते हैं। आपको इससे मतलब नहीं है, हम लोग इस केस को देखेंगे।
अब बात करते हैं रिवर्स बायसिंग की। सो रिवर्स बायसिंग में क्या करते हैं कि पी साइड को हम लोग एन साइड के रिस्पेक्ट में निगेटिव टर्मिनल देते हैं। मीन्स कि इस तरफ निगेटिव होगा, इस तरफ पॉजिटिव होगा, या एन साइड पी साइड से हायर पोटेंशियल पर होगा। सो इसको यदि आप बैटरी से दिखाना चाहोगे तो इसका मतलब यहाँ पर आप बैटरी का निगेटिव टर्मिनल लगा दो और एन साइड में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को ऐड कर दोगे। सो सपोज करो कि यदि मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R लगा करके ऐसे ऐड करूं तो इसको इक्विवेलेंट डायग्राम में दिखाना चाहोगे तो कैसे दिखाओगे? सो आपको इसको एक ओपन सर्किट से दिखाना पड़ेगा। मीन्स करेंट चूंकि इसमें फ्लो नहीं करेगा। रिवर्स बायसिंग में करेंट बहुत कम फ्लो करता है, जिसको हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करेंट बोलते हैं, और प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप उसको जीरो मान सकते हो। सो ये हो गया आपको आइडियल केस सिनारियो ऑफ रिवर्स बायसिंग। क्लियर है? सो मैं जहां फॉरवर्ड बायसिंग को एक क्लोज स्विच से दिखाता हूं, रिवर्स बायसिंग को एक ओपन स्विच से दिखाता हूं, और इसी पर आपको रेक्टिफिकेशन प्रोसेस बेस्ड है। तो आप देखो कि if an alternating voltage is applied across a diode, the current flows only in forward biased condition, and this property is used to rectify alternating voltage, and the circuit used for this purpose is called a rectifier. So clear है आपको? मीन्स की अल्टरनेटिंग वोल्टेज यदि अप्लाई करोगे तो करंट केवल फॉरवर्ड बायस कंडीशंस में ही फ्लो करेगा। सो अलग अलग टाइप के रेक्टिफायर सर्किट होते हैं, सबकी प्रॉपर्टी भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग एक एक करके रेक्टिफायर सर्किट्स को देखते हैं। पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, सो हाफ वेव का मतलब देख लो यहाँ पर एक हाफ आ गया और उसके बाद वेव है, मीन्स की जो टोटल जो वेव है उसका हाफ वेव ही आएगा। रेक्टिफायर में क्या आएगा? हाफ वेव आएगा। तो क्यों ऐसा होता है मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर दिखाया गया है जिसका ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग है। सो मीन्स कि यदि इस तरफ एक वोल्टेज V1 होगा और इस तरफ यदि वोल्टेज V2 होगा तो V1 और V2 आपको वाइंडिंग पर डिपेंड करेगा। मीन्स इधर यदि वाइंडिंग N1 है और इधर वाइंडिंग N2 है तो ये होगा V1 by V2 इज इक्वल टू N1 by N2, इस रिलेशनशिप से आएगा। मीन्स कि इस तरफ जो वोल्टेज है, सपोज करो कि V आ रहा है। अब हम लोग दो कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन होगा जब पॉइंट ए पॉजिटिव होगा और दूसरा कंडीशन होगा जब पॉइंट ए निगेटिव होगा। सो आप देखो यहाँ पर वोल्टेज एट पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में दिखाया गया है। किसके रिस्पेक्ट में दिखाया गया? वोल्टेज एट पॉइंट ए। सो यदि एक साइनसोइडल आपको इनपुट वोल्टेज होगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग पर जो वोल्टेज V2 आएगा वो भी एक साइनसोइडल ही होगा, ऐसा ही आएगा यहाँ पर। सो आप जब ये पॉजिटिव है, देखो यहां से यहां तक ये क्या है? पॉजिटिव है। यहां से यहां तक ये पॉजिटिव है, तब के केस में देखते हैं क्या होगा। इस केस में क्या होगा? इस केस में ये डायोड जो है ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा। आप इसका जो वोल्टेज मिनिमम चाहिए इसको स्टार्ट होने के लिए वो चाहिए 0.7 वोल्ट, लेकिन हम लोग अभी के लिए मान रहे हैं कि ये 0 वोल्ट पर ही स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हम आइडियल कंडीशन मान रहे हैं। सो आइडियल कंडीशन को देखते हुए जैसे ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा, जैसे ये पॉजिटिव होगा, ये डायोड कंडक्ट करेगा। सो पॉजिटिव साइकिल के लिए आप इसको इफेक्टिवली किस में चेंज कर सकते हो? देखो यही मेरा पॉइंट ए है और ये एक शॉर्ट सर्किट बन गया। यहाँ पर ये हो गया RL और ये ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है और ये ऐसा हो गया। मीन्स कि करंट ऐसे फ्लो करेगा। क्लियर है? ठीक है। सो ये डायोड क्या करेगा? ये आपको शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और यदि इसके क्रॉस वोल्टेज की मैं बात करूं, इसके क्रॉस वोल्टेज RL के क्रॉस वोल्टेज, सो RL के क्रॉस ही टोटल वोल्टेज जो है ट्रांसफार्मर का V वो ड्रॉप हो रहा है। सो वोल्टेज अक्रॉस RL इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। यहां पर जो वोल्टेज ये V है पॉजिटिव साइन के साथ और यहाँ पर 0 है। सो जो वोल्टेज आपको एक का है वही RL के इस पॉइंट पर होगा और जो नीचे वाला जो वाइंडिंग है जिसको मैं ये पॉइंट B दिखा रहा हूं उस पे जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पर आएगा। सो क्लियरली जो इनपुट वेव फॉर्म यदि ऐसे है तो वोल्टेज अक्रॉस RL भी ऐसा हो जाएगा, बिना किसी चेंज के आएगा।
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं जब बैटरी का वोल्टेज निगेटिव होगा तो क्या होगा, मीन्स कि इनपुट वोल्टेज जब ऐसा होगा निगेटिव वाला होगा तो क्या होगा। उस केस में जो पॉइंट ए है वहां पर आपको क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मीन्स कि जो पी साइड है, जो पी टर्मिनल है वो निगेटिव पे हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, एन के रिस्पेक्ट में। एन के रिस्पेक्ट में पी वाला क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और तब ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। सो मैं इसको यदि फिगर से यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो ये देखो, ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग है, यहाँ पर ये निगेटिव हो गया, यहाँ पर एक पॉजिटिव हो गया, और ये जो डायोड था वो अब ओपन सर्किट हो जाएगा बिकॉज ये रिवर्स बायस हो गया। तो आप मान सकते हो कि तार जो था वो टूट गया है अभी। सो इस केस में जो ये RL से या जो लोड रेसिस्टेंस है इससे कितना करंट बहेगा, करंट इससे बहेगा I इज इक्वल टू 0। और किसी रेसिस्टेंस से यदि करंट 0 बहेगा तो वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज इसके क्रॉस हो जाएगा I इंटू RL दैट इज 0। करंट भी 0 है, वोल्टेज भी 0 है। तो आप ये समझ सकते हो कि यदि ये ऐसा है वोल्टेज, ये क्या है, ऐसा है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आया, कुछ नहीं आएगा। क्लियर है, मीन्स कि ये यदि निगेटिव की तरफ जाएगा तो इसके क्रॉस RL के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाएगा। सो जैसे ये निगेटिव वाला रहेगा इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 से दिखाएगा। और यदि पॉजिटिव वाला रहेगा तो जैसा पॉजिटिव में इनपुट वोल्टेज जा रहा है वैसा ही आपको आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस RL होगा। यही फिगर है ये दोनों, ठीक है। और ये दोनों कंडीशन आप समझ गए। अब सपोज करो मैं करंट की बात करता हूं तो करंट क्या हो जाएगा, देखो इस केस में करंट हो जाएगा, मैं इसको आई फॉरवर्ड से दिखाता हूं। सो आई फॉरवर्ड होगा V इनपुट मान लो कि यहां पर जो वोल्टेज आया वो V इनपुट है, तो V इनपुट डिवाइडेड बाय RL होगा। और इस केस में करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, I रिवर्स हो जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, हम लोग ये कंसीडर करें कि डायोड आपको क्या हो रहा है, फॉरवर्ड में शॉर्ट सर्किटेड हो रहा है। लेकिन यदि शॉर्ट सर्किटेड नहीं मानोगे, डायोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मानोगे तो क्या होगा, V इनपुट माइनस VD आप मान लेना 0.7 वोल्ट डिवाइडेड बाय R। क्लियर है। अब हम लोग दो ग्राफ देख लेते हैं। पहला ग्राफ जिसमें कि हम लोग डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में शॉर्ट सर्किट मानेंगे। सो उस केस में क्या होगा कि जब आप शॉर्ट सर्किट मानोगे तो जो पॉजिटिव वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट वेव फॉर्म होगा, जो लोड रेजिस्टेंस या RL के क्रॉस वोल्टेज है वो सेम आ जाएगा। और जब रिवर्स बायस होगा तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा वैल्यू। सो अब देखो ये आ गया, पॉजिटिव में आ रहा है और निगेटिव में 0, पॉजिटिव में आ रहा है निगेटिव में 0। सो मीन्स कि जो निगेटिव जो वोल्टेज होगा उसको डायोड सप्रेस कर दे रहा है, उसको जाने नहीं दे रहा है। लेकिन अब डायोड का जो एक पोटेंशियल डिफरेंस VD है वो मान रहे हो, तो आप क्या हो रहा है, मान रहे हो डायोड का पोटेंशियल डिफरेंस VD इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट के इक्वल मान रहे हो। मैं यहाँ पर फिगर से दिखाता हूँ आपको। सपोज करो कि यही आपको RL है और ये आप सपोज करो ये वाइंडिंग है। अब क्या है कि ये जो वोल्टेज है, पहला जो पॉइंट ए का है, ये वोल्टेज 0.7 से जब तक कम होगा, ये जो P है वो N के रिस्पेक्ट में 0.7 वोल्ट से कम होगा। मीन्स कि वोल्टेज ऑफ P माइनस वोल्टेज ऑफ N आपको 0.7 कम से कम होना चाहिए, तब ये कंडक्ट करना शुरू हो रहा है। हम लोग ये मान रहे हैं कि जो डायोड है वो कम, उसका कट इन वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट है। सो 0.7 वोल्ट से कम यदि होगा तो ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। तो इस केस में जैसे जो इनपुट वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ऊपर जाएगा तभी ये कंडक्ट करेगा, उससे पहले भी ये कंडक्ट नहीं करेगा। सो यहाँ पर आप देख रहे हो ग्राफ से दिखाया गया, 0.7 से ऊपर जाने पर ही गया। और मैक्सिमम वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना आ सकता है, यदि मैक्सिमम वोल्टेज इनपुट पर Vm है तो 0.7 डायोड खा गया तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, Vm माइनस 0.7। सो अब इसमें मैक्सिमम कितना दिखाया गया है, देखो Vm माइनस 0.7। और जो निगेटिव वाला जो होगा उसमें आपको कुछ भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा बिकॉज डायोड ओपन सर्किट हो जा रहा है।
अब एक सेकंड सवाल आता है, कभी कोई सवाल पूछता है कि कितने टाइम के बाद ये स्टार्ट करता है, डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। सपोज करो कि यदि इनपुट वोल्टेज Vi दिया गया हो Vm sin ओमेगा t, तो आपसे पूछा जाए कि कितने टाइम के बाद ये कंडक्ट करना शुरू करेगा यदि डायोड का कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट है। तो आप लिखोगे कट इन वोल्टेज हो गया Vi इज इक्वल टू Vd, दैट इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t, और यहां से आ जाएगा sin ओमेगा t इज इक्वल टू 0.7 डिवाइडेड बाई Vm, और ओमेगा t हो गया sin इनवर्स 0.7 बाई Vm। ठीक है। ये ओमेगा टी टाइम के बाद, इतने एंगल के बाद ये आपको कंडक्ट करना शुरू कर रहा है, और यदि ओमेगा दिया जाए तो आप टाइम टी निकाल सकते हो। समझ गए? ये सब हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। ये सारी बातों को यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद हम लोग पैरामीटर्स के बारे में समझेंगे। फॉर पॉजिटिव वोल्टेज एट ए, डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कंडक्ट, while negative voltage its reverse bias does not conduct। आप क्यों नहीं कंडक्ट करता है? क्योंकि आप रिवर्स सैचुरेशन करंट को बहुत कम मानते हो और उसको जीरो के इक्वल कर सकते हो। इसका मतलब हो गया कि आउटपुट वोल्टेज दाउ स्टिल वेरिंग इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली इन वन डायरेक्शन। आउटपुट वोल्टेज केवल एक ही डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट हो गया है। आउटपुट वोल्टेज केवल इधर से इधर ही होगा, इधर तरफ पॉजिटिव हो रहा है, इधर तरफ निगेटिव हो रहा है। आउटपुट वोल्टेज कभी निगेटिव नहीं मिलेगा। द आउटपुट वोल्टेज इज रिस्ट्रिक्टेड इन ओनली वन डायरेक्शन, लेकिन चेंज हो रहा है। आउटपुट वोल्टेज रिस्ट्रिक्ट तो हो गया है एक ही डायरेक्शन में, लेकिन चेंज हो रहा है, वो कांस्टेंट नहीं रहा। एंड सेट टू बी रेक्टिफाइड, since rectified output of this circuit is only for half of the input AC wave, it is called the half wave rectifier। केवल हाफ इनपुट वेव के लिए है, इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। अब इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हम लोग देख लेते हैं। ये है डिफरेंट पैरामीटर्स। पहला होता है आउटपुट फ्रीक्वेंसी। आपको मालूम है कि जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होता है वो कैसा होता है। देखो, ये आपको इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल यही है, और फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स इन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना साइकिल होता है, कितनी बार वो चीज रिपीट होता है। सपोज करो कि यदि इनपुट का टाइम पीरियड टी है, तो कहां से कहां तक का टी होगा। एक साइकिल कंप्लीट करने में इसको टी टाइम लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर जीरो से स्टार्ट किया है, और यही जीरो पर यदि वोल्टेज है तो ये जीरो V इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया, अब V इक्वल टू जीरो पर टी टाइम पीरियड के बाद आ गया। अब आउटपुट की बात करते हो तो आपको मालूम है कि आउटपुट जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, वो ऐसा होता है। अब देखो कि एक टाइम पीरियड में एक आ रहा है, मीन्स कि ये भी अपने टी टाइम के बाद इसी साइकिल को रिपीट कर रहा है। आप बोल सकते हो कि इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा। अब यदि मैं करंट के बारे में बात करूं तो पहले मैं सर्किट डायग्राम बना देता हूं। यही आपको सेकेंडरी टर्मिनल है, और ये आपको डायोड है, और ये आपको लोड रेजिस्टेंस है जिसको मैं RL से दिखा रहा हूं। इसी लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसी को आप बोलते हो आउटपुट वोल्टेज। ये हो गया V0 जो कि RL के क्रॉस है। अब यदि इनपुट वोल्टेज V है तो V को आपने क्या लिखा, V को लिखा Vm sin ओमेगा t, यही लिखा। इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस RL से करंट I होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, I का वैल्यू होगा V बाई, देखो दो टाइप के रेजिस्टेंस होंगे, एक जो ये RL है, और एक डायोड का एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग RD बोलते हैं। आपको डायोड के रेजिस्टेंस का यदि आइडिया नहीं हो तो आप जो मेरा डायोड का वीडियो है, PN जंक्शन का वीडियो, उसमें आप चेक कर सकते हो, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि डायनामिक रेजिस्टेंस RD क्या होता है। V बाई RD प्लस RL। अब आपको V का वैल्यू डाल दो, Vm sin ओमेगा t। बेसिकली जो करंट का वैल्यू आया वो क्या आया, Vm sin ओमेगा t डिवाइडेड बाई RD प्लस RL। अब ये जो RD है ना, इसको हम लोग जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत कम होता है रेजिस्टेंस। आप इसको लिख सकते हो I इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t बाई RL।
यही हम लोगों ने पहले भी देखा था। अब ये क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल के लिए होगा जब ये डायोड आपको फॉरवर्ड बायस्ड होगा। जैसे ये डायोड रिवर्स बायस्ड होगा ये वाला पार्ट में, तो इसका वैल्यू, करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो आप यदि जनरल टर्म में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, 2n पाई से ओमेगा टी बड़ा होगा और 2n प्लस 1 पाई से छोटा होगा, लाइक 0 से पाई, या फिर 2 पाई से 3 पाई, या फिर उसके बाद होगा ये 4 पाई से 5 पाई। सो इन सब के बीच में होगा, या फिर आप जैसे बोल सकते हो 6 पाई से 7 पाई। सो इन सब के बीच में यदि ओमेगा टी लाई करेगा ना तो ये पॉजिटिव साइकिल होगा, और पॉजिटिव साइकिल होगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, आपको Vm sin ओमेगा टी बाई RL होगा। अब मैं यदि पीक करंट के बारे में बात करूं तो आप देखो इस इक्वेशन को देखोगे तो I का वैल्यू आया Vm बाई RL इंटू साइन ओमेगा टी। सो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। सो जब साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 होगा तो ये अपने वोल्टेज अपने मैक्सिमम वैल्यू Vm पे होगा, और इस कारण से जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा, पीक होगा, जिसका वैल्यू होगा Vm बाई RL, और इसको हम लोग Im से डिनोट कर रहे हैं। सो मैक्सिमम करंट हो गया Im Vm बाई RL, और करंट का वैल्यू क्या हो गया, Im साइन ओमेगा टी। मीन्स कि इसको आप यदि Im से दिखा दोगे तो क्या हो जाएगा, Im साइन ओमेगा टी। अब सेकेंड टर्म आता है आरएमएस करंट। ये आरएमएस करंट क्या है उसको हम लोग समझते हैं। सो आरएमएस करंट को समझने के लिए पहले इस टर्म का वैल्यू समझो। ये टर्म क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। मीन्स कि आपको पहले स्क्वायर लेना है, फिर उसका मीन निकालना है, फिर आप उसका रूट लेना है। लाइक मैं यदि कोई टर्म बोलूं, x1 बोलूं, x2 बोलूं, x3 बोलूं, और इसका मैं बोलूं कि आरएमएस वैल्यू निकालो, तो आपको क्या 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 करना है, आपको पहले इसको स्क्वायर करना है। सो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, फिर इसका मीन करना है। आपको पीछे से आओ, पहला स्क्वायर का टर्म है, फिर मीन का टर्म है। सो मीन करने के लिए 3 से डिवाइड कर दोगे, फिर रूट करोगे तो ये कर दोगे। क्लियर है। सो ये होगा जब वैल्यू अलग अलग होगा, डिस्क्रीट होगा। तो यहाँ पर वैल्यू डिस्क्रीट है। यदि आपको कोई इक्वेशन इस टाइप से हो, लाइक I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी हो, तो कैसे निकालोगे इसका वैल्यू। सो आप पहले करेंट जो I है इसको स्क्वायर करोगे, फिर इसको इंटीग्रेट करोगे पूरे टाइम पीरियड पर। सो जो पूरा टाइम पीरियड 0 to 2 पाई है, ये क्या है, आपको कहां से कहां तक है, देखो ये है 0 से 2 पाई। सो ये 0 से 2 पाई तक आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। कितना हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब ये टोटल वैल्यू आया। अब इसका मीन निकालने के लिए आप इसको क्या करोगे, 2 पाई से डिवाइड करोगे, और उसके बाद इसको स्क्वायर रूट कर दोगे। क्लियर है। आपने पहले इंडिविजुअल टर्म का स्क्वायर करके ऐड किया। सो इसके लिए आपने इंटीग्रेशन को आप स्क्वायर करके इंटीग्रेट किए, और उसके बाद आपको मीन निकालना था, तो आपने 2 पाई जो टोटल इंटरवल लेंथ है 2 पाई, उससे आपने डिवाइड किया, उसके बाद आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो ये आरएमएस या रूट मीन स्क्वायर हो गया। सो क्लियरली यहाँ पर यही किया गया है। आई आरएमएस का होल स्क्वायर में लिया, तो होल स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आई स्क्वायर डी ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 पाई कर देंगे, और इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, 0 to 2 पाई तक करेंगे। सो 1/2 पाई 0 to 2 पाई, और आई का वैल्यू डाल देंगे। आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू है Im साइन ओमेगा टी, जहां Im का वैल्यू आपको मालूम है वो क्या है, Vm बाई RL है। RL क्या है, रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हम लोग वोल्टेज देख रहे हैं। सो क्लियरली ये आपको क्या हो जाएगा, देखो यहां से यदि आप ओमेगा टी को थीटा ले लोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 1 मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हो जाएगा चेंज 1/2 पाई 0 to 2 पाई Im स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इसी में चेंज हो गया। अब ये देखो लिमिट है 0 to 2 पाई, और 0 to 2 पाई को आप दो पार्ट में ब्रेक करोगे, 0 to पाई और फिर ब्रेक करोगे पाई से 2 पाई में, जहां पाई से 2 पाई में करंट का वैल्यू कितना है, 0 है, बिकॉज डायोड जो है वो रिवर्स बायस्ड है। सो इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा वो 0 to पाई में चेंज हो गया, बिकॉज करंट तो दूसरे लिमिट में आपको 0 है, इसलिए 0 हो जाएगा। सो ये हो गया Im स्क्वायर बाई 2 पाई। आपको बचा साइन स्क्वायर थीटा का टर्म, तो साइन स्क्वायर थीटा के टर्म को कैसे आप चेंज कर दोगे,
इसको आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा के टर्म को लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। क्लियर है? सो मैं यहां पर यही टर्म से इसको रिप्लेस कर दिया हूं। अब क्या हो गया, आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिए हो। सो क्लियरली ये जो इंटीग्रेशन हुआ ये आपको हुआ, मैं यहां पर पहले आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, आई एम स्क्वायर बाई 2 पाई, और इसको दो पार्ट में करोगे 0 टू पाई डी थीटा बाई 2 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। क्लियर है? सो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा थीटा बाई 2 विथ लिमिट 0 टू पाई, और इसका जो होगा ये 1/2 तो आ ही जाएगा, और साथ में हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। सो कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन, तो साइन 2 थीटा बाई 2 लिमिट हो गया 0 टू पाई। किसी भी तरीके से आपको इंटीग्रेशन या में दिक्कत है तो मैं इंटीग्रेशन का भी वीडियो है उसको आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। सो क्लियरली ये हो गया आपको आई एम स्क्वायर बाई 2 पाई, और ये क्या हो गया, देखो ये पाई बाई 2 अंदर में माइनस, ये देखो साइन 2 पाई, जैसे साइन यहाँ पर थीटा का वैल्यू पाई डालोगे तो साइन 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा 0 और ये टर्म हट जाएगा। सो क्लियरली ये कितना में चेंज हो गया, ये देखो ये चेंज हो जाएगा आई एम स्क्वायर बाई 4 में चेंज हो गया, यहाँ पर यही पाई बाई 2 केवल आया था। सो क्लियरली आई आर एम एस का होल स्क्वायर है आई एम स्क्वायर बाई 4, और आई आर एम एस या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करेंट आया आई एम बाई 2। सो आप हमेशा ध्यान रखना कि हाफ वेव रेक्टिफायर में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करेंट इज इक्वल टू आई एम बाई 2। इसको एकदम चाहो तो भी रट लो, दो बार बोल कर कि आई एम बाई 2 होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करेंट इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। आगे ये काम आएगा। अब आता है डीसी वैल्यू। डीसी वैल्यू क्या है कि आप पूरे इंटरवल में निकाल दो, मीन्स कि डीसी मतलब हुआ एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हो भाई, आप पूरा मान निकाल लो और उस इंटरवल से डिवाइड कर दो। एवरेज मतलब मीन ही हुआ ना, सो पूरा मान निकाल लो और मीन से भागा दे दो। सो पूरा मान कैसे निकालोगे, आई इंटू डी ओमेगा टी। सो आई का वैल्यू डाल दो आई एम साइन थीटा डी थीटा, लिमिट हो गया 0 टू 2 पाई, और मीन निकालने के लिए 2 पाई से आप भागा भी दे दोगे जो टाइम इंटरवल है। सो क्लियरली फिर इंटीग्रेशन का जो लिमिट है 2 पाई से चेंज होकर ऊपर में पाई हो जाएगा, बिकॉज सेकेंड इंटरवल में 0 है। सो 1/2 पाई 0 टू पाई आई एम साइन थीटा डी थीटा, और ये हो गया 1/2 पाई आई एम। अब ये देखो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, सो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? सो 1/2 पाई आई एम माइनस कॉस थीटा। अब पहले थीटा का वैल्यू पाई रखो, उसमें से थीटा का वैल्यू 0 रख के घटाओ। सो मैं देखो वही करके आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर आई एम बाई 2 पाई माइनस साइन पहले निकाल लो। सो ये हो गया कॉस पाई माइनस कॉस 0, दैट इज माइनस आई एम बाई 2 पाई, कॉस पाई का वैल्यू -1, कॉस 0 का वैल्यू -1, सो हो गया माइनस आई एम बाई 2 पाई इंटू -2, दैट इज ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया आई एम बाई पाई। सो आई एम बाई पाई वैल्यू आ गया। सो डीसी वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू आई एम बाई पाई। सो ये दोनों वैल्यू आप याद रखना, डीसी का वैल्यू आई एम बाई पाई और आरएमएस वैल्यू आई एम बाई 2। अब आता है फॉर्म फैक्टर, ये एक इंपॉर्टेंट ये भी पैरामीटर है। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? सो फॉर्म फैक्टर आरएमएस करंट और डीसी करंट का रेशियो होता है, केवल करंट के लिए नहीं होता है। फॉर्म फैक्टर बेसिकली आरएमएस वैल्यू और डीसी वैल्यू का रेशियो होता है। सो मैं यदि वोल्टेज का फॉर्म फैक्टर बोलूं तो होगा वी आर एम एस बाई वी डी सी। मैं करंट का चूंकि फॉर्म फैक्टर बोल रहा हूं तो होता है आई आर एम एस डिवाइडेड बाई आई डी सी। सो क्लियरली आई आर एम एस बाई आई डी सी क्या हो गया, देखो आई आर एम एस हो गया आई एम बाई 2, आई डी सी हो गया आई एम बाई पाई। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो ये कैंसिल हो गया, सो ये हो गया पाई बाई 2। सो फॉर्म फैक्टर हो गया पाई बाई 2। फिर यदि टोटल करंट के बारे में बात करें तो टोटल करंट ना आपको एसी करंट भी होता है, डीसी करंट भी होता है। क्यों? बिकॉज आपने जो करंट निकाला वो बेसिकली करंट ऐसे करके आया।
सो ये एक अल्टरनेटिंग करंट भी इसमें कंपोनेंट है और एक आपको डायरेक्ट करंट का भी कंपोनेंट है, जिसमें बाद में हम लोग फिल्टर सर्किट लगा करके जो रिपल फैक्टर है या जो अल्टरनेटिंग करंट का जो फैक्टर है उसको हटा देंगे और केवल जो डायरेक्ट करंट का जो वैल्यू है वही रखेंगे। सो जो टोटल आउटपुट करंट होता है वो बेसिकली आरएमएस करंट के इक्वल होता है और जो रिलेशनशिप होगा अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट का आरएमएस करंट के साथ वो ये होता है आई आरएमएस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई अल्टरनेटिंग करंट का होल स्क्वायर प्लस आई डीसी का होल स्क्वायर, जहां पर आई अल्टरनेटिंग करंट क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द आउटपुट। सो आप चाहोगे यदि आपसे पूछा जाए कि आई एसी निकालो तो आई एसी यहां से निकाल दोगे, आई आरएमएस का होल स्क्वायर माइनस आई डीसी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, that is square root of im by 2 का होल स्क्वायर माइनस im by पाई का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट है आपको रिपल फैक्टर, मीन्स कि बेसिकली जो करंट मुझे मिला उसमें कितना एसी कंपोनेंट है, कितना रिपल है, कितना वो फ्लक्चुएट कर रहा है, जो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा डायरेक्ट करंट का उसमें उसकी तुलना में कितना फ्लक्चुएशन है, और ये बेसिकली दिखाता है रिपल फैक्टर से, जो कि इक्वल होता है आई ए सी बाई आई डी सी के, मीन्स कि आई अल्टरनेटिंग करंट डिवाइडेड बाई आई डायरेक्ट करंट। सो इन द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर सम एसी कंपोनेंट आर प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड एज रिपल एंड देयर मेजरमेंट इज गिवन बाय अ फैक्टर नोन एज रिपल फैक्टर, and for a very good rectifier ripple factor must be very low. So ripple factor का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, IAC by IDC, IAC का फॉर्मूला आपने यहां से देखा है, सो स्क्वायर रूट IRMS का होल स्क्वायर माइनस IDC डिवाइडेड बाय IDC का होल स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा, आप देखो फर्दर सॉल्व करोगे तो फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1। सो बेसिकली रिपल फैक्टर का वैल्यू आया IAC by IDC that is फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1। फॉर्म फैक्टर का वैल्यू आपने निकाला था पाई बाई 2, सो ये हो गया स्क्वायर रूट पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 और 1.21 के बराबर आता है। सो कभी कभी ये नीट में पूछता है, जेई में पूछता है कि रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या होता है, तो उसका वैल्यू आप बोलोगे 1.21। क्लियर है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं पैरामीटर। नेक्स्ट पैरामीटर होता है रेक्टिफायर इफिशियंसी, मींस कि कितना वो इफिशियंट है। अब रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर बेसिकली आपको एक डीसी आउटपुट देता है, एक कांस्टेंट डायरेक्ट करंट आउटपुट देता है। सो ये कितना आउटपुट पावर दे रहा है और कितना टोटल पावर था, यही जो रेशियो हो गया ये रेक्टिफायर का इफिशियंसी है। कितना इफिशियंट है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कितना वो डीसी आउटपुट पावर दे रहा है। सो ये हो गया PDC बाई PAC, और पावर आप जानते हो पावर क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर होता है, जहां पर आर क्या है, जिस रेसिस्टेंस के अक्रॉस आपने वोल्टेज लिया है। तो आपको ध्यान है, मैं एक बार फिगर ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको ध्यान आ जाए फिर से। सो यही था हाफ वेव रेक्टिफायर का। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर को मैं इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं कि सारे फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पर सीखे हैं वही हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर में भी यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज जो था, या इनपुट यदि करंट के टर्म में बात करो, चूंकि यहाँ करंट है तो यहाँ से जो नेट करंट जा रहा है वो IRMS है, और जो आपको इसका दो कंपोनेंट था, एक है आपको AC कंपोनेंट और एक है आपको DC कंपोनेंट। सो आप टोटल पावर निकालने के लिए, टोटल इनपुट पावर निकालने के लिए IRMS का यूज करोगे और आउटपुट पावर निकालने के लिए इसका यूज करोगे, बिकॉज आप रेक्टिफायर की एफिशिएंसी को देख रहे हो। सो ये हो जाएगा IDC का होल स्क्वायर इंटू RL डिवाइडेड बाई IRMS का होल स्क्वायर RF प्लस RL। ये RF क्या है, डायोड का फॉरवर्ड रेसिस्टेंस। क्या है ये, डायोड का फॉरवर्ड रेसिस्टेंस। देखो हम लोग डायोड का जो फॉरवर्ड रेसिस्टेंस है उसको हम लोगों ने डायनामिक रेसिस्टेंस भी बोला था, जो बहुत छोटा होता है RL के रिस्पेक्ट में। सो यहाँ पर देखो आप इस डायोड को चाहोगे ना तो इससे रिप्लेस कर सकते हो। यदि आप मानोगे कि डायोड का कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट है तो आप इसको ऐसे करके रिप्लेस भी कर सकते हो।
देखिए, तो एक डायोड को आपने रिप्लेस कर दिया 0.7 वोल्ट के बैटरी से और एक इंटरनल उसका रेसिस्टेंस है आरडी। सो यही आरडी को यहाँ पर आरएफ से दिखाया गया। आरडी होता है डायनेमिक रेसिस्टेंस के इक्वल। सो बेसिकली यही इसी को यहाँ पर आरएफ में बोल रहा हूँ। सो आप इसको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? देखो, ये हो जाएगा, ये देखो आई आर एम, यहां से मैं इसको कैसे कर दे रहा हूं, यहां पर से मैं ऊपर में आर एल रख रहा हूं और नीचे में कर दे रहा हूं आई आर एम एस डिवाइडेड बाई आई डी सी का होल स्क्वायर, और ये फिर हो गया आर एफ प्लस आर एल। क्लियर है? और यहां से ये हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, आई डी सी डिवाइडेड बाई आई आर एम एस का होल स्क्वायर और 1 डिवाइडेड बाई, ये क्या है, नीचे में आर एल प्लस आर एफ है, सो 1 प्लस आर एफ बाई आर एल। क्लियर है? अब ये जो टर्म है ना आई डी सी बाई आर एम एस, ये आप जानते हो 1 बाई फॉर्म फैक्टर के इक्वल होता है। जो फॉर्म फैक्टर का जो डेफिनेशन हम लोगों ने देखा है वो क्या देखा है, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आई आर एम एस डिवाइडेड बाई आई डी सी। और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इसका वैल्यू क्या होता है, आई आर एम एस था आई एम बाई टू, आई डी सी था आई एम बाई पाई, डेट इज ये था पाई बाई टू के इक्वल। सो ये आपको 1 बाई फॉर्म फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, 2 बाई पाई के इक्वल। सो 2 बाई पाई के इक्वल, और इसको यदि आप स्क्वायर करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.406। सो क्लियरली जो इफिशियंसी हो गया 0.406 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर एफ बाई आर एल के इक्वल हो गया फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। अब यदि मान लेते हैं जो आर एल है, जो लोड रेसिस्टेंस है ये वाला, यदि आर एफ से बहुत बड़ा हो तो आप इस टर्म को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। सो ये कंडीशन में जब फॉरवर्ड डायोड का रेसिस्टेंस आरएल से बहुत कम है तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इफिशियंसी हो जाएगा 0.406 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0। मींस इस टर्म को आपने नेग्लेक्ट कर दिया 1 के रिस्पेक्ट में, और ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 40.6% जो यहाँ लिखा गया है। और जब ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होगा, मींस कि ऑलमोस्ट सेम होगा, आप इसको बराबर मान सकते हो, लोड रेसिस्टेंस को बहुत छोटा मानोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आपको हो जाएगा 0.406 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है तो 1 प्लस 1 2, और ये ऑलमोस्ट हो गया 20.3%। क्लियर है? सो ऐसे करके आप रेक्टिफायर का इफिशियंसी निकालते हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पीक इनवर्स वोल्टेज। ये नीट में एम्स में पूछता है। सो आपको यदि जानना है क्या होता है पीक इनवर्स वोल्टेज तो मेरे साथ बने रहिए। यदि जानना है कि वैल्यू क्या है तो वीएम है करके आगे बढ़ जाइए। सो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज अक्रॉस अ डायोड व्हेन इट इज रिवर्स बायस। जब भी डायोड रिवर्स बायस्ड होगा तो जो मैक्सिमम जो पॉसिबल वोल्टेज होगा किसी डायोड के अक्रॉस वही होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। अब ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस कब होगा, जब इसका पी टर्मिनल पे निगेटिव होगा और एन टर्मिनल पे पॉजिटिव होगा। सो मैं यहां पर फिगर से दिखाता हूं। देखो ये हो गया, ये लोड रेसिस्टेंस RL है, और यहां पर ये जो ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है ये यहां पर पॉजिटिव हो गया, यहां पर निगेटिव हो गया। सो ये नेक्स्ट कंसेप्ट है फुल वेव रेक्टिफायर, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, पहला होता है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। इन दोनों में क्या अंतर है उसको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग सेंटर टैप रेक्टिफायर देखते हैं, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। सो बेसिकली आप इसमें देखोगे कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, इसके सेंटर से एक तार निकाल करके उसको ग्राउंडेड किया गया है। यहाँ पर आप देखो सेंटर से एक तार निकाल कर उसको ग्राउंडेड किया गया, मींस कि सेंटर का पोटेंशियल जो है वो जीरो किया गया है, इसलिए इसको सेंटर टैप्ड कहते हैं, सेंटर पर टैपिंग हुआ है। तो यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग है। और यदि इनका टर्न रेशियो N1 एंड N2 है तो आप जानते हो कि V1 बाई V2 ट्रांसफार्मर केस में क्या हो जाएगा, N1 बाई N2 हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको मालूम चल जाएगा कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उस पर वोल्टेज कितना है। अब दो केस हम लोग देखते हैं, पहला जब वोल्टेज जो सेकेंडरी वाइंडिंग पर पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, और वोल्टेज जब सेकेंडरी वाइंडिंग पर निगेटिव होगा तब क्या होगा। सो यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग पर सपोज करो कि यही वोल्टेज आ रहा है,
जिसका वैल्यू मैं बोल रहा हूं v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये पॉइंट ए पे यही वोल्टेज आ रहा है। सो ये आपको Vm हो गया, ये ग्राफ हो गया, समझ गया। तो जब पॉजिटिव होगा यहां से यहां तक के लिए, मीन्स कि यदि इसका टाइम पीरियड t है तो t/2 टाइम के लिए, t/2 टाइम के लिए वोल्टेज पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव होने पर जो ऊपर वाला डायोड है, डायोड D1, उसका P जो टाइप है, जो P वाला है, वो पॉजिटिव होगा। मीन्स कि जो P टर्मिनल है वो N के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव साइड में होगा और ये डायोड D1 क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। सो फॉर पॉजिटिव में मैं लिख दूंगा कि D1 कंडक्ट्स। अब देखते हैं कि D2 कंडक्ट करता है कि नहीं करता है। सो यहां पर 0 है, मीन्स कि यहां पर यदि ऊपर में पॉजिटिव है, यहां पर 0 है, तो नीचे में क्या होगा, आपको निगेटिव होगा। ठीक है। सो ऊपर में पॉजिटिव, बीच में 0, नीचे में निगेटिव। सो आप बोल सकते हो कि यहां जो सेकेंड वाला डायोड, डायोड D2 है, वो उसका P टर्मिनल निगेटिव पोटेंशियल पर है और निगेटिव पोटेंशियल पर होने के कारण D2 कंडक्ट नहीं करेगा। सो D1 कंडक्ट्स एंड D2 डज नॉट कंडक्ट। क्यों नहीं किया, आप समझ गए। सेंटर टैप्ड है, सेंटर में आपने वोल्टेज रखा है 0। सो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव वोल्टेज है, नीचे वाला निगेटिव वोल्टेज है। जो ऊपर वाला डायोड कंडक्ट करेगा, नीचे वाला डायोड कंडक्ट नहीं करेगा और जो करंट है वो ऐसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग सेकेंड केस देखते हैं, जब ये नीचे वाला डायोड कंडक्ट करेगा या जो वोल्टेज है वो निगेटिव होगा। सो निगेटिव वोल्टेज कहने का मतलब क्या हुआ, निगेटिव वोल्टेज कहने का मतलब हुआ, मैं यहां फिगर फिर से बना देता हूं। निगेटिव वोल्टेज है मींस कि ये ऊपर वाला निगेटिव है, ऊपर वाला यदि निगेटिव है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और बीच में आपको क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब क्या है कि फिर ये डायोड, जो नीचे वाला डायोड है D2, वो कंडक्ट करेगा। ऊपर वाला डायोड के लिए तो जो टर्मिनल है, P साइड है, वो निगेटिव से अटैच्ड है, तो वो तो कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन नीचे वाला कंडक्ट करेगा। और इस केस में जो करंट जो फ्लो करेगा वो देखो कैसे फ्लो करेगा। करंट ना फिर आपको ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और फिर ऐसे करके चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सो आप देख रहे हो दोनों केस में कंडक्ट कर रहा है, एक में D1 कंडक्ट कर रहा है, एक में D2 कंडक्ट कर रहा है। सो इसमें मैं लिखूंगा कि D2 कंडक्ट्स एंड D1 डज नॉट कंडक्ट। अब हम लोग आउटपुट वोल्टेज के बारे में बात करते हैं। सो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, जो लोड रेजिस्टेंस ले रहा है ना उसके क्रॉस लेंगे और आउटपुट वोल्टेज V0 हो जाएगा IRMS इंटू RL। क्लियर है। अब एक चीज देखोगे कि आउटपुट करंट इसमें भी किधर से आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। मींस कि ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल निगेटिव है। जब ऊपर वाला डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है और जब नीचे वाला डायोड D2 कंडक्ट कर रहा है, तब भी देखो कि करंट कैसे आया था, ऐसे ही आया था। मींस कि ऊपर से नीचे जा रहा था, मींस कि ये पॉजिटिव था और नीचे में निगेटिव था। सो ये ध्यान देने वाली बात है कि आउटपुट वोल्टेज हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है। आपको यही चीज एज ए रेक्टिफायर का बेसिक कंसेप्ट है कि आउटपुट वोल्टेज हमेशा एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है। सो यहां भी आउटपुट वोल्टेज V0 हो गया आपको IRMS इंटू RL, जो कि एक ही डायरेक्शन में है। सो हम लोग एक बार ग्राफ से समझ लेते हैं। देखो दोनों पॉइंट के वेव फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट ए पर जो वेव फॉर्म होगा, सो जो इनपुट आ रहा है तो ऐसे आ रहा है, मीन्स कि पॉजिटिव है। जब ए पर पॉजिटिव है तो बी पर क्या होगा, निगेटिव है, बिकॉज ये सेंटर टैप है, हम लोगों ने देखा है। सो बी पर जो वेव फॉर्म होगा ना, वो ए का जस्ट मिरर इमेज होगा। ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में निगेटिव, ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में निगेटिव, ऊपर में निगेटिव, नीचे में पॉजिटिव और बीच में 0। सो इसका मिरर इमेज मींस कि ये जो आपको ये जो है ना एक्सिस, टाइम एक्सिस, यहां पर एक ना आप मिरर डाल दो तो जो आ जाएगा इमेज वही बन गया आपको वेव फॉर्म एट बी का। वेव फॉर्म एट ए का तो आपको क्लियर है। अब इन दोनों को कंबाइन करो, इन दोनों कंबाइन करो। पहले केस में जब ये पॉजिटिव है मींस कि ए पर वेव फॉर्म पॉजिटिव है तो ये D1 कंडक्ट कर गया।
जब इसमें देखो D2 कंडक्ट नहीं करेगा, फिर इसमें D2 कंडक्ट कर गया, D1 कंडक्ट नहीं किया। फिर इसमें जो तीसरे वाले में बात करेंगे तो D1 कंडक्ट कर गया, ओके है, D2 कंडक्ट नहीं करेगा। इसमें फिर चौथे वाले में आपको D2 कंडक्ट कर गया, D1 कंडक्ट नहीं किया। सो ऐसे करके आप निकाल सकते हो कब कौन कंडक्ट कर रहा है। सो आउटपुट वेव फॉर्म पहले हाफ साइकिल में किसके कारण होगा, D1 के कारण होगा, इसलिए लिखा हुआ है ड्यू टू D1। दूसरा जो हाफ साइकिल है उसमें D1 के कारण नहीं होगा, ड्यू टू D2 होगा। तीसरे हाफ साइकिल में क्या होगा, ड्यू टू D1 होगा, यहाँ पर D1 होगा। चौथे हाफ साइकिल में किसके कारण होगा, ड्यू टू D2 होगा। सो सेंटर टैप्ड में टोटल नंबर ऑफ जो डायोड यूज होते हैं वो 2 होते हैं और अल्टरनेटिंग दोनों आपको कंडक्ट करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो कि जेई नीट सब में पूछता है कि इसका इनपुट आउटपुट फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशनशिप है। सो आप देखो ये इसका इनपुट वोल्टेज है, ये आपको इनपुट वोल्टेज है, और यदि मैं आउटपुट वोल्टेज के बारे में बोलूं तो आपको आउटपुट वोल्टेज बनाने के लिए ये इसका आउटपुट वोल्टेज होगा। क्लियर है। अब देखो कि यदि मैं टी टाइम पीरियड के बारे में बात करूं, यही आपको टी टाइम है। टी टाइम के बाद यदि इसमें ये इनपुट वोल्टेज का साइकिल फिर से दोबारा शुरू होता है तो इसमें कितने टाइम के बाद शुरू हो जाता है, T/2 टाइम के बाद शुरू हो जाता है। मीन्स कि सेम टाइम में जहां इसका एक साइकिल होता है, इसका कितना साइकिल होता है, 2 साइकिल होता है। आप देख रहे हो टी टाइम में इसके 2 साइकिल है और जबकि ऊपर वाले के एक ही साइकिल है। सो आप बोल सकते हो कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स इनपुट फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे में देखो यही सारी बातें यहां पर लिखा गया है। द आउटपुट रेक्टिफाइड वोल्टेज इज ऑब्जर्व्ड इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनपुट साइकिल, सो इट इज नोन एज फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव इसीलिए बोलते हैं, सारे फुल वेव में है। और चूंकि 1 point of output is connected to the center of secondary transformer, so it is called as a center tap transformer. अब देखो for positive input voltage A with respect to center tap, हम लोगों ने देखा था positive input voltage जब center tap के रिस्पेक्ट में रहता है तो D1 कंडक्ट करता है क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है, D2 रिवर्स बायस्ड होता है, कंडक्ट नहीं करता है। और हमने देखा था कि जब इनपुट वोल्टेज A सेंटर टैप के रिस्पेक्ट में निगेटिव होता है तो D2 क्योंकि फॉरवर्ड बायस हो जाता है वो कंडक्ट करता है और D1 कंडक्ट नहीं करता है। इसे बहुत आसानी से हम लोग समझ चुके हैं। हम लोग अगला कंसेप्ट देखते हैं जो कि ब्रिज रेक्टिफायर का है। ये भी बहुत आसान है। देखो यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब हम लोग 2 अलग अलग केस के लिए देख लेते हैं। जब इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव होगा और जब इनपुट वोल्टेज निगेटिव होगा तब क्या होगा। ये आप यदि टी टाइम मान लेते हो तो टी टाइम में हाफ टाइम दैट इज T/2 में इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव होगा तो ये पॉइंट जो A है ये क्या होगा, पॉजिटिव वोल्टेज होगा, +V होगा। और ये पॉइंट क्या होगा, आपको निगेटिव में होगा। ये जो डायोड का पी टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा वो सब कंडक्ट करेगा। तो आप देखो कि D1 कंडक्ट करेगा और यहां से करंट ऐसे जाएगा और ये RL से ये पास करेगा, फिर ये यहां पर आएगा, इस पॉइंट तक आ गया। इस पॉइंट तक आने के बाद फिर देखो यहां से फिर ऐसे जाएगा, ऐसे हो करके फिर ये यहां पर चला गया। अब देख लिए क्या ये कैसे कम्युनिकेट किया, कैसे ये करंट ट्रांसफर हो रहा है। और इस केस में जब पॉजिटिव रहता है तो कौन कौन आपको डायोड पार्टिसिपेट किया, D1 पार्टिसिपेट किया और D4 पार्टिसिपेट किया। कंडक्शन थ्रू D1 एंड D4। और देखो इसका नाम ब्रिज रेक्टिफायर क्यों है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना वो एक ब्रिज की तरह है। किसकी तरह है, ब्रिज की तरह। यहाँ पर एक है आपको D1 है, यहाँ पर आपको D2 है, यहाँ पर आपको D4 है, यहाँ पर आपको D3 है। ठीक है। अब हम लोग सेकंड केस देखते हैं। जब A आपको निगेटिव वोल्टेज रहेगा तब क्या होगा। तो मैं पहले ये जो सर्किट जो करंट का डायग्राम है इसको इरेज कर देता हूं। जब इनपुट यदि निगेटिव होगा, ये वाला जब केस की बात करेंगे तो ये जो पॉइंट A है यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव वोल्टेज होगा। या इसके बजाय आप ये बोलो कि ये जो पॉइंट नीचे वाला B है वो वहां पर आपको पॉजिटिव होगा। इस केस में जो करंट फ्लो करेगा देखो वो कैसे करेगा, ऐसे आएगा करंट, ठीक है, यहां से यहां गया,
यहाँ पर आया। तो सबसे पहले ये D2 के पास आया, जो D2 है वो एक पॉजिटिव हो गया, ठीक है, बिकॉज ये नीचे वाला जो है ना वो पॉजिटिव है। देखो जब भी निगेटिव आपको इनपुट वोल्टेज होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। अब फिर D2 के बाद फिर ये यहां से आया, ठीक है, और फिर से RL से होते हुए फिर से ये इधर आया और यहां से फिर ये इसमें से निकल के आ गया। सो आप देख रहे हो किस पे किसे कम्युनिकेट किया है, D2 से किया है और D3 से किया है। तो यहां पर रहेगा तो ये D2 से पहले करेगा देन D3 से करेगा। तो अब आप देखो कि दोनों केस में जो आउटपुट है ना RL के क्रॉस, वो क्या है, करंट चूंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये वाला पॉजिटिव होगा और नीचे वाला आपको निगेटिव होगा। मीन्स कि आउटपुट वोल्टेज जो होगा V0 वो एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मीन्स कि ये रेक्टिफाइड हो रहा है और ये ब्रिज इस स्ट्रक्चर के कारण कहा जा रहा है। तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज के लिए करंट कंडक्ट्स थ्रू D1, RL एंड D4 एंड फॉर नेगेटिव के लिए ये कंडक्ट करता है D2, RL एंड D3 में। देखो यहाँ पर वेव फॉर्म ड्रॉ किया गया है, ये देखो आपको इनपुट वेव फॉर्म है और ये आउटपुट वेव फॉर्म है। ये आपको इनपुट वोल्टेज आप बोल दो और ये आउटपुट वोल्टेज बोल दो। सो आप देख रहे हो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव है तो D1 और D4 कंडक्ट कर रहा है, हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, और ये आपको पॉजिटिव आउटपुट आया जो कि V0 पॉजिटिव है इसमें, ठीक है। V0 ने हम लोगों ने देखा था क्या था, करंट चूंकि ऊपर से नीचे की तरफ पॉजिटिव के लिए बह रहा है, नेगेटिव के लिए बह रहा है, तो V0 पॉजिटिव दोनों केस में होगा। अब सेकेंड होगा जब ये निगेटिव इनपुट वोल्टेज है तब D2 और D3 कंडक्ट कर रहा है और उस केस में भी पॉजिटिव हुआ आपको आउटपुट वोल्टेज। सो ये देख रहे हो एक साइकिल में दोनों हाफ के लिए ये पॉजिटिव है। अब ये देखो कि टोटल जो डायोड जो इसमें यूज हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 4 डायोड यूज हो रहे हैं और एट ए टाइम आपको 2 डायोड यूज होते हैं या 2 डायोड कंडक्ट करते हैं। सो 2 डायोड कंडक्ट्स एट ए टाइम। क्लियर है? हम लोग डिफरेंट जो पैरामीटर्स है उसको एक बार देख लेते हैं। सो पहला है आउटपुट फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। आउटपुट फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स इनपुट फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ पर आपको फिगर से भी दिखाया गया, आपको देखकर समझ में आ जा रहा होगा। जितना टाइम में इनपुट एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है उतना टाइम में आउटपुट 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, इसलिए ये दुगना हो गया फ्रीक्वेंसी। RMS वैल्यू कैसे निकलता है ये हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर में अच्छे से देखा था। वहां पर जो लिमिट था वो क्या था, वहां पर लिमिट था 1/2 पाई 0 to 2 पाई। क्लियर है? यहाँ पर क्या है, ये जो आउटपुट आ रहा है ना वो ऐसा आ रहा है, मीन्स कि 0 to पाई, ये आपको जो टाइम वाला है ना ये बेसिकली ओमेगा टी है। ये क्या है, ओमेगा टी है। सो ओमेगा टी का वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 0 से पाई। सो 0 से पाई तक जो वैल्यू ओमेगा टी का चेंज हो रहा है उसी में एक साइकिल इसका आउटपुट वोल्टेज का कंप्लीट हो रहा है। सो एक साइकिल के लिए आप क्या लोगे, लिमिट 0 to पाई लोगे, जबकि वहां पर आप क्या लोगे, 0 to 2 पाई। हाफ वेव रेक्टिफायर में 0 to 2 पाई, फुल वेव में 0 to पाई। सो 0 to पाई लेकर के आप सॉल्व करोगे, जैसे पिछले सॉल्व किया गया था वैसे ही यहाँ पर भी सॉल्व किया गया है। सो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से मैं करके दिखा रहा हूँ, 1/पाई 0 to पाई Im स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और ये लिख दोगे डी थीटा। तो ये हो जाएगा Im स्क्वायर बाई 2 पाई, और ये हो गया 0 to पाई डी थीटा माइनस 0 to पाई कॉस 2 थीटा डी थीटा। सो अब इसको जब सॉल्व कर दोगे तो ये वाला टर्म जैसे हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफाई में किया था, सो ये वाला जो टर्म है सेकेंड टर्म ये 0 के बराबर हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा Im स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू पाई, दैट इज Im स्क्वायर बाई 2। सो IRMS का होल स्क्वायर आ गया Im स्क्वायर बाई 2। कुछ भी दिक्कत हो तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में इसको समझा था। सो अब क्लियरली यहाँ से IRMS हो गया Im बाई स्क्वायर रूट 2। अब हम लोग बाकी सब पैरामीटर्स इसके देख लेते हैं। डीसी पैरामीटर्स, डीसी करंट के लिए भी आपको क्या करना होगा, आपको ये टाइम इंटरवल लोगे पाई और जो इंटीग्रेशन का लिमिट लोगे 0 to पाई, सॉल्व करोगे तो वहां पर हाफ वेव रेक्टिफायर में आया था Im बाई पाई, यहाँ आ जाएगा 2Im बाई पाई। अब इंटीग्रेशन है सिंपल, आप इसको करके देखिएगा, डाउट होने से मुझसे कमेंट में पूछिएगा या हाफ वेव रेक्टिफायर का फिर से देखिएगा। फॉर्म फैक्टर, हम लोगों ने फॉर्म फैक्टर देखा था IRMS बटे IDC, RMS कंपोनेंट और DC कंपोनेंट का रेशियो।
सो क्लियरली जब वैल्यू डाल दोगे आई आर एम एस है Im/√2 और IDC है 2Im/π, सो ये क्या आ जाएगा π/2√2। वहां पर क्या था, हाफ वेव रेक्टिफायर में था π/2, हाफ वेव में था π/2, यहाँ पर आ गया π/2√2। सो एक जो एक्स्ट्रा टर्म ये इंट्रोड्यूस हो गया। सो यही हो गया फॉर्म फैक्टर। हम लोग रिपल फैक्टर देखते हैं। रिपल फैक्टर हम लोगों ने देखा था, क्या था, ये होता है स्क्वायर रूट फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर -1। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, हाफ वेव में आप समझ सकते हो। सो इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर फॉर्म फैक्टर का वैल्यू डाल दोगे तो आएगा 0.482। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रेक्टिफायर इफिशियंसी, ये क्या होता है, आउटपुट डीसी पावर डिवाइडेड बाय एसी इनपुट पावर। ठीक है, इनपुट में एसी पावर आ रहा है और आउटपुट में जो डीसी पावर देख रहे हैं वो। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने ये निकाला था, आपको डाउट होने से हाफ वेव में देखिएगा और ये वैल्यू पुट कर दोगे। सो ये आप जानते हो फॉर्म फैक्टर का वैल्यू है π/2√2। सो 1 फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8/π²। सो 8/π², 1/RF/RL का होल स्क्वायर। सो ये वैल्यू आ गया। अब हम लोगों ने वहां पर भी दो कंडीशन देखा था, यदि RF RL के ऑलमोस्ट इक्वल होगा तब क्या होगा, और जब RF जो है, जो डायोड का फॉरवर्ड डायनेमिक रेसिस्टेंस है, वो यदि बहुत कम होगा तो क्या होगा। सो डायोड का फॉरवर्ड डायनेमिक रेसिस्टेंस कम होने पर क्या होता है, 81.2% होता है। वहां पर आपको यदि याद हो तो हाफ वेव में 14.6% आया था, और जब RF RL के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा तो आएगा 40.6%। वहां पर कितना आया था, 20.3%। अब हम एक जो नेक्स्ट कंसेप्ट है जो कि इसमें अलग है, वो है पीक इनवर्स वोल्टेज। ये वहां से हाफ वेव से अलग है, इसलिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 VM होता है और ब्रिज रेक्टिफायर में VM होता है। जो लोग केवल ऑब्जेक्टिव में इंटरेस्टेड है, समझने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो इसके बाद आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपके यदि ऑब्जेक्टिव पे काम का चीज बस यही है। लेकिन आप समझने में इंटरेस्टेड है तो फिर मेरे साथ बने रहिए। देखिए पहला वाला है फुल वेव, आपको सेंटर टैप है, तो दोनों फुल वेव। सो फुल वेव सेंटर टैप है, ये में होता है 2 VM, और ब्रिज का फुल वेव जो है उसमें होता है VM। सो हम लोग दोनों का फिगर बनाया गया, ये आपको सेंटर टैप्ड का है पहला। इसमें देखो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस एनी डायोड। सो हम लोग देखते हैं जब D1 फॉरवर्ड बायस्ड होता है और D2 रिवर्स बायस्ड होता है तब क्या वोल्टेज होता है। तो D1 को फॉरवर्ड बायस कर दिए, D2 को रिवर्स बायस कर दिए। तो फॉरवर्ड बायस करने के कारण D1 को आप एक शॉर्ट सर्किट मान लो, एक सिंपल मान लो, इसको हम लोग एक तार से जोड़ दिया, करंट इसमें बह रहा है। तो करंट ऐसे ही फ्लो होता था और यहाँ से ये ग्राउंड में चला जा रहा था। यहाँ पर ग्राउंड को आपने मिला दिया था, तो यहाँ पर दोनों को मैं अलग अलग जगह ग्राउंड दिखा दिया हूँ। अब ये देखो, ये जो है, जो आपको दूसरा वाला डायोड है, दूसरा वाला डायोड के पी साइड पे जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है -VM। पहले वाले डायोड के आपको पी साइड में वोल्टेज आ रहा था +VM, मैक्सिमम जो हो सकता है, और दूसरे वाले डायोड D2 के पी साइड में आ रहा है -VM। और ये जो इसका एन साइड है, इसका एन साइड किससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है। ठीक है, इस पॉइंट से। ये पॉइंट किससे कनेक्टेड है, इस पॉइंट से कनेक्टेड है। सो आप बोल सकते हो कि यहाँ का जो वोल्टेज भी आपको VM के इक्वल है, बिकॉज ये वाला आपको किससे कनेक्टेड है, इस पॉइंट से कनेक्टेड है। सो इसका एन साइड पे जो पोटेंशियल है वो VM है, पी साइड पे पोटेंशियल -VM है, और जो मैक्सिमम जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, VM -VM, that is 2 VM। सो मैक्सिमम जो वोल्टेज होता है डायोड का, पीक इनवर्स वोल्टेज इन केस ऑफ सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, वो 2 VM होता है। और ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो डायोड के मैन्युफैक्चर होते हैं वो इस पैरामीटर को देखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इतना तक हो सकता है कि वोल्टेज आएगा। सो उसी के हिसाब से वो आपको सर्किट को बनाते हैं। और मैं ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में बात करूं, सो ब्रिज रेक्टिफायर के लिए अब देखो, इसके लिए भी फिगर बनाया गया है।
सो ब्रिज रेक्टिफायर में मान लो कि पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज है, तो पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज है, तो ये जो ब्रिज था ना, उस ब्रिज में मैं जो डायोड से होकर कंडक्ट कर रहा है उसको मैं शॉर्ट सर्किट से दिखा दिया। सो ये शॉर्ट सर्किट हो गया और ये वाला आपको शॉर्ट सर्किट हो गया। क्लियर है? बिकॉज करंट ऐसे ही करके बह रहा है, ऐसे करके करंट बह रहा है। अब ये देखो कि मैक्सिमम आपको रिवर्स बायस वोल्टेज कितना जा रहा है। सो यहां पर देखो, यहां पर वोल्टेज है Vm, ठीक है। सो यदि मैं D3 की बात करूं तो इसके निगेटिव या N साइड में जो वोल्टेज है वो है Vm, और इसका जो P साइड है उसका वोल्टेज क्या है, आपको 0 वोल्ट है, बिकॉज ये इससे कनेक्टेड है। देखो ये इससे कनेक्टेड है ना, सो यहां पर हो गया 0। सो आप बोल सकते हो कि डायोड D3 का N साइड में वोल्टेज है Vm और P साइड में वोल्टेज है 0, तो कितना हो गया, Vm माइनस 0, डेट इज जो मैक्सिमम जो निगेटिव वोल्टेज ये इनकाउंटर कर रहा है वो है Vm। वैसे ही आप यदि D2 का भी देखोगे तो D2 के केस में देखो क्या होगा। सो D2 के केस में इसका जो P साइड है वो आपको 0 पॉइंट पे है और N साइड क्या है, Vm पॉइंट पे, बिकॉज D1 आपको कंडक्ट कर रहा था। सो D2 में भी ऐसे ही हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा Vm और ये हो जाएगा 0। सो यहां पर भी पीक इनवर्स हो गया आपको Vm। सो डायोड में जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें पीक इनवर्स वोल्टेज Vm होता है, जबकि सेंटर टैप्ड में 2Vm होता है। और ध्यान दो कि इसमें हम लोग जो डायोड के कारण जो ड्रॉप है उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यदि डायोड के कारण जब कंसीडर करोगे तो फिर अलग हो जाएगा, तब उस केस में कितना हो जाएगा। सो इफ द पोटेंशियल ड्रॉप across डायोड इज कंसीडर्ड, और कितना कंसीडर करते हैं, VD कंसीडर करते हैं 0.7 वोल्ट, जो कट इन वोल्टेज के बराबर है। मींस कि उस केस में ये डायोड का जो ये पॉइंट है ना, ये आपको 0.7 वोल्ट इस पॉइंट से ज्यादा होगा। यहां को यदि आप मान लो B मानो, यहां को A मानो, तो VA माइनस VB होगा 0.7 वोल्ट आपको सिलिकॉन डायोड के केस में। तब उस केस में आपको सेंटर टैप्ड के लिए हो जाएगा 2Vm माइनस VD, और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए हो जाएगा Vm माइनस VD। क्लियर है? तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ भी डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक इसका कॉम्परेटिव एनालिसिस कर लेते हैं, जो कि आपके इस वीडियो के स्टार्टिंग में दिया गया है। यदि आप केवल आप फॉर्मूला में इंटरेस्टेड है तो बस आप इसको आप रट लीजिएगा तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आप यदि कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को आपको देखना चाहिए। सो पहला हो गया नंबर ऑफ डायोड। ये हम लोग ने देखा था हाफ वेव में 1 होता है, सेंटर टैप में 2 होता है, ब्रिज में 4 होता है। ट्रांसफार्मर नेसेसरी, हाफ वेव में नो, सेंटर टैप में यस, बिकॉज बी से टैपिंग हो रही है, ब्रिज में नो। फिर हो गया पीक सेकेंडरी वोल्टेज, क्या था, VS था, VS था, VS था, ठीक है। फिर पीक इनवर्स वोल्टेज हम लोगों ने देखा था, VM था, 2VM था, VM था। और यदि डायोड का कंसीडर करते हैं तो क्या होता है, VM, यदि डायोड का जो वोल्टेज VD कंसीडर करोगे तो क्या होगा, VM 2VM माइनस VD और होगा VM माइनस VD। क्लियर है? पीक करंट का वैल्यू हम लोग ने निकाला था V इनपुट डिवाइडेड बाय RD प्लस RL, जहां RD क्या है, डायोड का डायनामिक रेजिस्टेंस था। RMS करंट हम लोग ने निकाला था IM बाई 2, IM बाई स्क्वायर रूट 2, IM बाई स्क्वायर रूट 2। DC करंट हम लोग ने निकाला था IM बाई पाई, 2IM बाई पाई, 2IM बाई पाई। रिपल फैक्टर भी हम लोगों ने निकाला था, रेक्टिफायर इफिशियंसी भी निकाला था, और हम लोगों ने रिपल फ्रीक्वेंसी, आपको मालूम है कि हाफ वेव में इक्वल रहता है, फुल वेव में डबल हो जाता है। सो आई थिंक ये सारा कॉम्परेटिव एनालिसिस समझने के बाद आपको जो नेक्स्ट होता है वीडियो या जो नेक्स्ट कंसेप्ट होता है वो होता है इसमें फिल्टर सर्किट। अभी तक जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिला है उसमें रिपल्स हैं, ठीक है, उसमें क्या है, आपको रिपल्स हैं, और आप फिल्टर जब तक नहीं लगाओगे तब तक वो प्योरली रेक्टिफाइड नहीं होगा। सो इस केस में आपको एक फिल्टर सर्किट की भी जरूरत होगी, जिसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इसमें बहुत सारे 1 घंटे के वीडियो में आप इतने सारे कंसेप्ट सीखे होंगे जो कि यूजुअली आपको किसी एक वीडियो में नहीं मिलता है।
सो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को इसके साथ शेयर करें, इसे लाइक करें, इस पर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करें, और यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब हम लोग इसके बाद जो वीडियो देखेंगे वो हम लोग फिल्टर सर्किट के बारे में देखेंगे। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।